everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बाबर एंड कॉजेज ऑफ हिज सक्सेस। तो वैसे तो हम इसमें मेनली फोकस करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे, और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सबके लिए। बाकी अगर आपको इसी वीडियो का कोई नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और बहुत कुछ है जानने को, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने विजयनगर एम्पायर पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, तो अगर आपने वो देखी होंगी तो बहुत आसान होगा आपको ये जवाब देना। तो माय क्वेश्चन इज, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग बाबर्स इन्वेजन इन इंडिया। तो जब बाबर ने इंडिया पे अटैक किया था तो उस समय विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था। तो इसके ऑप्शंस हैं देवराय टू, कृष्ण देवराय, हरिहर टू और बुक्का टू। तो आपको इसका जो आंसर है आप वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, बाकी इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बाबर है उनका असली नाम था सबीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उनका बर्थ हुआ था 14 फरवरी 1483 में एट अंदिंजन, जो कि कैपिटल थी फरगान वैली की। इनके पेरेंट्स का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा एंड कुतलुग निगार खानूम। इनके करियर की अगर बात करें तो जो फरगना का थ्रोन था उस पर ये बैठते हैं 1494 में, जब इनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। और इन्होंने जब कॉन्कर किया समरकंद को, वो किया था 1497 में। तो उस जो प्रयास कर रहे थे समरकंद को कॉन्कर करने का, तो उस चक्कर में इन्होंने जो विलायत थी फरगना की, ठीक है, वो इनसे छूट जाती है। उसके बाद वो दोबारा कोशिश करते हैं फरगना को रिकॉन्कर करने की, और उस दौरान समरकंद का कंट्रोल इनके हाथ से छूट जाता है। 1501 में जो बाबर है ये डिफीट करते हैं मोहम्मद शैबन खान को, एंड नहीं सॉरी, जो ये इनको डिफीट कर देते हैं मोहम्मद शैबानी खान, और इस चक्कर में इनकी दोनों विलायत जो फरगना की है और समरकंद की है, दोनों इनके हाथ से चली जाती हैं। 1504 में तो आप देखेंगे ये बहुत सारी फाइट इन्होंने अपनी थ्रू आउट लाइफ में करी है, और उससे इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी था, पर इनका ये नेवर गिव अप एटीट्यूड था, ये कभी भी हार नहीं मानते हैं। 1504 में ये कॉन्कर करते हैं काबुल को, और उस समय पे यहाँ पे एक इन्फेंट रूलर था जिनका नाम था उलुग बेग, एंड यहाँ पे ये 1526 तक रूल करते हैं। 1526 में आपको पता है पहली बैटल हुई थी पानीपत की, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये बैटल होती है, जिसमें बाबर हरा देते हैं इब्राहिम लोदी को। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कितनी बार जो बाबर हैं उन्होंने कोशिश करी थी इंडिया पे अटैक करने की। सो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं पहले बाबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए इन्होंने, आप देखेंगे लगभग 5 टाइम्स, कब से लेकर 1519 से लेकर 1526 सीई तक इन्होंने कोशिश करी बार बार इंडिया पे अटैक करने की, और फाइनली ये जो सफल होते हैं कब, 1526 में। और शुरुआत में आप देखोगे इन्होंने सिर्फ अपने आप को जो बॉर्डर रीजन्स है वहीं तक कन्फाइंड रखा। वन बाय वन देख लेते। 1519 सीई में आप देखेंगे बाबर ने अपनी एक्सपेडिशन शुरू करी थी इंडिया की तरफ, और वहाँ उस दौरान उन्होंने बजौर और भेरा को कैप्चर कर लिया था। और उन्होंने ही ऑल्सो सेंट मुल्ला मुर्शिद टू सुल्तान इब्राहिम लोदी टू आस्क हिम टू रिस्टोर द टेरिटरीज विच बिलोंग टू तिमूर लंग, ठीक है। तो तिमूर लंग की जो टेरिटरीज थी, ठीक है, उनको ये अपने पास रखने की बात करते हैं, बट 5 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो आप देखेंगे बाबर फिर इस दौरान वापस काबुल रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद वो सेकंड टाइम आते हैं सितंबर 1519 सीई में, और इस समय पे आप देखेंगे ही सिक्योर्ड पेशावर एज अ बेस फॉर हिज फर्दर कॉन्क्वेस्ट इनटू इंटीरियर ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि एक बेस तो बनाना है, तो पेशावर को जीत लेते हैं, और वो सोचते हैं कि पेशावर के थ्रू हिंदुस्तान पर जो है कब्जा करेंगे। बट ये भी एक्सपेडिशन उनकी अनसक्सेसफुल होती है, और उनको फिर काबुल जाना पड़ता है वापस, क्योंकि आप देखेंगे काबुल में भी जैसे वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हो जा रही है, तो वो काबुल को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसी वजह से फिर वो वापस रिटर्न कर जाते हैं। थर्ड टाइम वो आते हैं, इन्वेट करते हैं इंडिया को 1520 सीई में, और वो वापस से जो बजौर और भेरा जो उन्होंने पहले एक्सपेडिशन में जिनको कैप्चर किया था उसको रिकैप्चर करते हैं।
एंड फिर वो एडवांस करते हैं सियालकोट की तरफ पंजाब में और उसको जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1524 सीई में ये फोर्थ टाइम इंडिया पे जो है इन्वेजन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे दौलत खान लोधी जो थे उन्होंने अपने बेटे दिलावर खान को भेजा था काबुल में, जिससे कि वो पर्सनली इनवाइट करना चाहते थे बाबर को, जिसकी बाबर इंडिया में आए और इब्राहिम लोधी को डीथ्रोन करे और इस तरीके से आलम खान को, जो इब्राहिम लोधी के अंकल हैं, उनको जो है गद्दी पे बिठा दिया जाए। और दौलत खान लोधी को ऐसा लगा था कि जब कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा पंजाब का, जब ये बाबर इनको जीत के दे देंगे ये एरिया, तो उसके बाद जो है बाबर वापस चले जाएंगे काबुल की तरफ। बट यहाँ पे जो बाबर हैं, जब वो पंजाब मतलब ये पंजाब वाला एरिया ये जीत लेते हैं, तो वो बाबर उनको सिर्फ जलंधर और सुल्तानपुर का एरिया वापस करते हैं। तो जिसकी वजह से दौलत खान लोधी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो मना कर देते हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए, जलंधर और सुल्तानपुर के एरिया को, और वो शुरू कर देते हैं रिवोल्ट अगेंस्ट बाबर। बट इस दौरान जो है ये जो भी प्लान था दिलावर खान का, वो उनके जो बेटे थे दौलत खान, वो जाके बाबर को सब कुछ बता देते हैं और इसकी वजह से बाबर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। सो जो बाबर है वो क्या करते हैं, दिलावर खान से जो सुल्तानपुर और जलंधर की जो टेरिटरी उनको दी थी वो वापस छीन लेते हैं और फर्दर ही एंट्रस्टेड द कंट्रोल ऑफ लाहौर एंड दीपलपुर टू इब्राहिम लोधीज अंकल आलम खान। तो ये एरिया जो है वो आलम खान को दे दिया जाता है, जो कि इब्राहिम लोधी के अंकल थे। और उसके बाद जो बाबर है काबुल की तरफ वापस चले जाते हैं और वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे और फाइनली आके हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे, इसको कैप्चर करेंगे। अब क्या होता है, जब बाबर काबुल की तरफ चले जाते हैं तो दौलत खान came out of his retreat and attacked आलम खान and wrested from him the territories of लाहौर and दीपलपुर। तो दौलत खान आलम खान को हराकर उनसे लाहौर और दीपलपुर का एरिया कब्जा लेते हैं बाबर के जाने के बाद। और इस तरह आलम खान जो है वो बाबर के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए और वो कहते हैं कि जो भी टेरिटरीज दौलत खान ने उनसे छीनी है वो वापस उनको मिल जाए। और बाबर खान को ये जो हाई हेडेडनेस है दौलत खान की वो पसंद नहीं आती है और ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज मुगल चीफ टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम एंड री इंस्टेट आलम खान, की दौलत खान को हटा के वापस से आलम खान को वहाँ पे बिठा दिया जाए। अब इस बीच में क्या होता है, अपनी चालाकी से जो दौलत खान है वो आलम खान को अपनी तरफ कर लेते हैं एंड वो इस तरीके से वो बाबर के साथ जो आलम खान की अलाइंस है उसको तुड़वा देते हैं। और इस टसल ऑफ पावर में जो इब्राहिम लोधी है ही इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑफ बोथ ऑफ देम एंड फॉल्ड द अटेम्प्ट ऑफ आलम खान टू कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो इस दौरान इब्राहिम खान जो है वो दौलत खान और आलम खान दोनों को हरा देते हैं और ये एक काफ़ी बड़ी ह्यूमिलिएशन थी और डिफीट थी आलम खान के लिए, क्योंकि वो आलम खान जो है वो जो दिल्ली की थ्रोन है उस पर बैठना चाहते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे वो ही डाइड हार्ड ब्रोकन, जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाबर बीट्स दौलत खान लोधी एट मिलवात। अब देखिए आलम खान तो जी चले गए, अब दौलत खान लोधी के साथ देखते हैं क्या उनके साथ किया जाता है। तो बाबर इन्वेड करते हैं इंडिया को फिफ्थ टाइम, कब 1525 सीई में, और बहुत बड़ी लार्ज आर्मी के साथ वो आते हैं एंड या इस दौरान उनका जो बेटा था, उनके हुमायूं जो थे, वो भी उनका सपोर्ट करते हैं और ही रीच्ड सियालकोट विद नो रेसिस्टेंस इन द वे। तो इस दौरान उनको कोई आगे से सामना नहीं करना पड़ता, तो बड़े आराम से सियालकोट की तरफ आ जाते हैं। एंड सियालकोट में ही केम टू नो दैट दौलत खान लोधी वॉज रेडी टू गिव हिम अ बैटल विद 40,000 सोल्जर्स। तो अब सियालकोट में बैठे हैं दौलत खान अपनी सेना के साथ और दूसरी तरफ से आ रहे हैं बाबर और इनके बीच में होगी बैटल। But Babur, who was an experienced general, at once fell upon him and inflicted a crushing defeat on him at मिलवात। तो ये जो बैटल होती है दौलत खान और बाबर के बीच में वो होती है मिलवात में, और यहाँ पे आप देखेंगे बुरी तरीके से जो है हरा देते हैं बाबर किसको, दौलत खान को। अब दौलत खान जो है वो ही बेग्ड फॉर पीस, वो उनसे बोलते हैं कि एक तरीके से सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं शांति स्थापित कर लिया जाए। सो यहाँ पे बाबर एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को और वो दोबारा से उनको उनकी टेरिटरीज पे रिस्टोर कर देते हैं। एंड ही वॉज डिस्पैच टू भेरा वेयर ही इज सपोज टू हैव डाइड आफ्टर सम टाइम। तो अब जो दौलत खान उनको भेरा की तरफ भेज दिया जाता है और वहीं पे उनकी आप देखेंगे अल्टीमेटली ही डाइड देयर ओनली। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं बाबर्स ऑक्यूपेशन ऑफ द पंजाब एंड हिज प्रेपरेशन टू अटैक दिल्ली। अब इस तरीके से आप देखेंगे पूरे पंजाब को जो है बाबर वो अपने
कब्जे में ले आते हैं. देयर आफ्टर बाबर रीच लाहौर वेयर हिज अदर जनरल्स हैज़ असेंबल्ड. अब सारे मिलकर वेट कर रहे थे कि किस तरीके से जो है दिल्ली की तरफ रुख किया जाए. एंड दिस इज़ हाउ ही बिकेम द मास्टर ऑफ पंजाब, एंड इट इज़ फ्रॉम हियर दैट बाबर बिगेन ह्यूज प्रेपरेशन फॉर हिज अटैक ऑन दिल्ली. तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए बाबर की आर्मी माना जाता है कितनी थी उस समय जब वो अटैक करना चाहते थे इब्राहिम लोदी पे, 25,000 सोल्जर्स थे उनके. और वहीं पे आप सामने देखेंगे जो लोदी के ट्रूप्स थे वो लगभग 1 लाख थे. बट जो बाबर थे ही वॉज अ मास्टर टेक्नीशियन, और उन्होंने बहुत सारी फेरोशियस वॉरफेयर देखी थी. आप देखेंगे बहुत सारी बैटल, वो बचपन से 12 साल की उम्र से वो लगातार बैटल्स ही कर रहे थे, तो उनको सारी वॉर टैक्टिक्स आती थी जो उन्होंने उज़्बेक से, पर्शियन से, टर्क से सीखी थी. एंड ही ऑल्सो न्यू द use of effective cannon employment, and the Afghans for the first time were to witness an effective combination of traditional tactics of तुलुगमा and artillery action. तो दो चीज़ें वो पहली बार जो, क्योंकि आपको पता है इब्राहिम लोदी जो थे वो लास्ट अफगान रूलर थे, तो वो देखने वाले थे दो चीज़ें, एक तो उनकी जो तुलुगमा टैक्टिस है और दूसरा आर्टिलरी का यूज़. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक तरफ स्ट्रॉन्ग आर्मी है इब्राहिम लोदी की, और दूसरी तरफ बाबर जो है उनके पास ही इज़ अ स्मार्ट जनरल, ठीक है, इफेक्टिव जनरल है, उनके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, टैक्टिक्स है वॉर लड़ने की. सो अब इसके बाद जो है बाबर ही एडवांस टूवर्ड्स दिल्ली फ्रॉम सरहिंद एंड अम्बाला, वाइल इब्राहिम लोदी एडवांस फ्रॉम दिल्ली. तो दोनों जो है आप देखोगे हिस्टोरिक बैटल होती है पानीपत में, दोनों मिलते हैं, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है हरियाणा का, जो कि दिल्ली से लगभग आप देखेंगे 85 किलोमीटर्स अवे है. सो यहाँ पे आप देखेंगे शुरू होती है बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1526 CE. पहले उससे पहले बट हम देख लेते हैं व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑफ 1526 CE. तो क्या कारण थे? तो सबसे पहला जो रीज़न आता है वो है वीक एंड डिप्लोरेबल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया. क्योंकि आपको पता है सेंटर में जो रूलर है इब्राहिम लोदी वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, ठीक है, वो एक अच्छे रूलर के तौर पे साबित नहीं होते हैं. तो जिसकी वजह से क्या है कि अब जब सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे पूरे एम्पायर में काफ़ी कन्फ्यूजन, अनार्की है, यूनाइटेड नहीं है पूरा जो किंगडम है, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकली काफ़ी वीक है और कंडीशन काफ़ी ख़राब है. तो यहाँ पे एक उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाबर को कि वो इसको आराम से हरा सकते हैं. दूसरा रीज़न हम देख लेते हैं एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया. सो वही अगेन यूनाइटेड पावर है नहीं सेंटर में, और जो राजा हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, एंड ही इज़ वीक, वर्थलेस एंड एरोगेंट रूलर, ठीक है. एंड इसके साथ साथ जो हिंदूज़ हैं उनके एम्पायर में उनको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, एंड वो अपने सब्जेक्ट्स के बीच में काफ़ी अनपॉपुलर है. और इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे अगेन बाबर गॉट एन अपॉर्चुनिटी. तो ऑल दीज रीजंस. इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाबर वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ अ ग्रेट रूलर एंड फुलफिल हिज मिलिट्री इंस्टिंक्ट. तो देखिए एक तरफ तो जो पॉलिटिकल कंडीशन है इंडिया की वो काफ़ी कमज़ोर है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे बाबर खुद एक काफ़ी पावरफुल जनरल, हमने अभी देख ही लिया, वो रह चुके हैं, बहुत सारी बैटल्स उन्होंने फाइट किया, और वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर की तौर पे अब अपने आप को साबित करना चाहते थे. सो यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, और वो अपनी मेजर को, अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते थे इस बैटल के थ्रू कि वो कितना, मतलब क्या वो देखना चाहते थे कि वो कितने पावरफुल हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे फेलर ऑफ बाबर टू क्रिएट अ परमानेंट एम्पायर इन सेंट्रल एशिया. देखिए अगर सेंट्रल एशिया में उनका एक पावरफुल एम्पायर होता तो हो सकता है वो इंडिया की तरफ अपना रुख ही नहीं करते, पर क्योंकि सेंट्रल एशिया में जैसे कि दोनों विलायत फरगना और समरकंद उनके हाथ से चली जाती है, लास्ट में बस काबुल बचती है, तो जिसकी वजह से एक परमानेंट एम्पायर वो सेंट्रल एशिया में नहीं जो है स्टैब्लिश कर पाते हैं, तो वो रुख करते हैं इंडिया की तरफ. और यहाँ पे अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, माई ब्रेन वॉज फुल ऑफ डिज़ायर टू विन एंड establish a vast empire, so a few defeats would never deter me from my path to fulfill my desire, I unquote. तो यहाँ पे देखिए वो खुद भी लिखते हैं कि वो कब्जा करना चाहते थे, ठीक है, एक बड़ा पावरफुल, मतलब एम्बिशन उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में उस चीज़ को नहीं कर पाए, तो वो चाहते थे वो हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख बदले और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर सके, एंड दैट इज़ वाई वो बैटल ऑफ पानीपत में जो है फेस करते हैं इब्राहिम लोदी को. नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्टिंग एम्बिशन ऑफ बाबर.
देखिए, एम्बिशन की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े-बड़े एम्बिशन थे उनके। वो चाहते थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर को एस्टैब्लिश करना, और एज़ आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि सेंट्रल एशिया में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो वो चाहते थे कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हार होगी चलेगा, पर मैं फिर भी अपने आप को प्रूव करके रहूँगा। मैं एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्पायर एस्टैब्लिश करके रहूँगा, जो कि वो सक्सेसफुल भी होते हैं। मुगल एम्पायर को इंडिया में एस्टैब्लिश करते हैं, जो कि एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर रहा है इंडिया का, और काफ़ी लंबे समय तक इसने रूल किया है। एक ये रीज़न था। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैब्युलस वेल्थ ऑफ इंडिया। तो जितने भी ये इन्वेडर्स इंडिया में आए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से आए हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत पैसा था। क्योंकि इंडिया को उस समय पे गोल्डन स्पैरो ऑफ इंडिया या सोने की चिड़िया बोला जाता था। एंड जो हमारी स्टोरीज थी, मतलब देश की जो स्टोरीज थी, वो आप देखोगे हर जगह फेमस थी। जो मार्केट्स थी काबुल की, कंधार, गजनी की, वहाँ पे ये स्टोरीज फेमस थी कि हाउ रिच इंडिया वॉज। सो दिस, इसकी वजह से वो सारी स्टोरीज उन्होंने भी सुनी थी, और वो चाहते थे कि अगर मैं इतने जो रिच प्रोविंस को, रिच एरिया को कैप्चर कर लेता हूँ, तो मतलब ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। सो दिस इज अगेन वन रीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं नियरनेस ऑफ इंडिया टू काबुल। तो देखिए, काबुल तो उनके कब्जे में ऑलरेडी था, तो और काबुल जो है इंडिया के बहुत पास में है। तो इसी वजह से वो चाहते थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया में वो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रख नहीं पाए, तो वो चाहते हैं कि चलिए इंडिया की तरफ टर्न करते हैं, और यहाँ पे एक वास्ट एम्पायर कोशिश करते हैं स्टैब्लिश करने की। क्योंकि देखिए, काबुल से उनको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो काबुल से बहुत पास था, तो वो अपने मतलब उनके लिए चीज़ें आसान हो गई उसकी वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं फनाटिसिज्म ऑफ बाबर। तो देखिए, ही वॉज अ स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम, मतलब कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे, और वो चाहते थे कि जो इस्लाम है वो और एरियाज़ में स्प्रेड हो, इस्लाम जगह जगह तक जाए। और जो टेम्पल और आइडल वर्शिप है उसको ये पसंद नहीं करते थे, तो वो सबको ये ख़त्म करना चाहते थे। जैसे कि उन्होंने स्टोरी सुनी थी कि घोरी या जो गजनवी हैं, उन्होंने भी सेम चीज़ करी थी कि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था, इस्लाम को स्प्रेड किया था। तो सिमिलरली जो है बाबर भी वही सेम चीज़ करना चाहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ बाबर। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग जनरल। ठीक है, उनके पास वो एक्सपीरियंस और सीजन्स जनरल थे, और उनकी मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ही वॉज हिज मिलिट्री पावर ऑर्गेनाइज्ड इट एंड इक्विप्ड इट विद आर्टिलरी, मतलब आर्टिलरी भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने न्यू वॉर स्ट्रैटेजीज भी अपनाई थी, जो कि कहाँ से उन्होंने सीखी थी, उज़्बेक से सीखी थी, टर्क से सीखी थी, मुगल से, पर्शियन से, अफगान से। तो उन सबका मिक्सचर था आपको जो देखने को मिलेगा। और उनके पास बड़े ही आप देखेंगे बहुत ही अच्छे गनर्स थे, बेस्ट गनर्स, जिनका नाम था उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो वही वो टेस्ट करना चाहते थे इस बैटल पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम अ नोबल। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर SR शर्मा ये कहते हैं कि जो बाबर थे उनको इंस्पिरेशन जो मिली थी कॉन्कर करने की इंडिया की, वो मिली थी एक नोबल से। वो नोबल थे काबुल के, जो कि कुछ फॉलोइंग वर्ड्स कहते हैं, एंड आई कोट: बाबर, गो एंड बिकम द मास्टर ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, रिच एंड पावरफुल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड establish your kingdom beyond the Sindh and rule over it. Your ancestors have left this work for you. God has brought you to Kabul and He has put you on the path of Hindustan, and your target is not far away. Besides this, Prophet Muhammad has assigned you the duty of abolishing idol worship from India. I unquote. तो ये वर्ड्स थे जो नोबल थे, उन्होंने कहा था कि जाओ आप एक बहुत रिच और पावरफुल जो प्रोविंस है उसको कैप्चर करो, मतलब ये भगवान का आदेश है तुम्हें, ठीक है, गॉड ने तुम्हें भेजा है, प्रॉफिट मोहम्मद चाहते हैं। तो इस तरीके की बातें जो है उस नोबल ने इनको कही थी, जिससे कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, और जिसकी वजह से वो कॉन्क्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। यहाँ पे डॉक्टर AL श्रीवास्तव कहते हैं कि ये जो इंस्पिरेशन मिली थी उनको इंडिया को कॉन्कर करने की, वो मिली थी एक ओल्ड लेडी थी जिनकी उम्र लगभग 111 वर्ष की होगी, जो उन्होंने बताया था कि जो इंडिया है वो कितना रिच है, अनलिमिटेड वेल्थ है इंडिया में, और जो तिमूर लंग से रिलेटेड स्टोरीज काफ़ी फेमस थी। तो उन सब की वजह से आप देखेंगे वो इंस्पायर होते हैं, वो एनकरेजमेंट उनको मिलती है, और वो चाहते हैं। देखिए, एक तो उनका खुद का भी डिज़ायर था एज अ स्ट्रॉन्ग जनरल, एज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ही वांटेड टू स्टैब्लिश अ वेरी पावरफुल एम्पायर। एक तो वो चीज़ है, प्लस आप देखेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोग जो है उनको
को इंस्पायर कर रहे हैं इस तरीके से। और लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ इन्विटेशन फ्रॉम दौलत खान, आलम खान एंड राणा सांगा। ठीक है, तो अब ये लोग जो है वो इंडिया से हैं, ये खुद ही इनवाइट करते हैं बाबर को कि आइए और आकर जो है इंडिया पे कब्जा, मतलब इन पे अटैक करिए और फिर हमें चीज़ें दीजिए। तो ये एक क्या था, एक बोलते हैं ना कि हर तरीके से उनके पास ये मैसेज जा रहा था कि उनको इंडिया को कैप्चर करना है। सो ऑल दीज रीजंस लेड टू द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो देख लेते हैं, जो दौलत खान थे वो गवर्नर थे जो पंजाब के, आलम खान जो इब्राहिम लोदी के अंकल थे, इसके अलावा जो राणा सांगा थे वो रूलर थे मेवाड़ के। तो इन सब ने मिलकर जो है आप देखोगे इनविटेशन भेजा बाबर को कि आइए और लड़िए इब्राहिम लोदी के साथ। और फिर इन सबको एक्चुअली ये लगा था कि ये यहाँ पे फाइट करके वो वापस चले जाएंगे काबुल की तरफ, बट वैसा नहीं होता है। आप देखेंगे बाबर को पता था कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट एरिया है और कितना रिच प्रोविंस है, कितना रिच एरिया है ये, और इस वजह से वो यहीं पे रह जाते हैं और इस तरीके से वो मुग़ल एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं इंडिया में। सो आज इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। बाकी और इवेंट्स, रिजल्ट्स और क्या कॉजेज़ थे बाबर की सक्सेस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बट एंड करने से पहले जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, दैट वाज हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग बाबर्स इन्वेजन इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण देव राय। ठीक है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। इनके टाइम पे विजयनगर एम्पायर अपनी पीक पे था। डेवलपमेंट आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगी, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, एवरीवेयर, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक। तो ये जो रूलर थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इवन बाबर भी इनकी काफ़ी तारीफ करते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू so much once again for watching the video. Please do not forget to subscribe the channel, like, share and comment. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.